Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. इस शख्स ने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए 20 लाख डॉलर जला दिए। इसके अलावा ये शख्स 15 टन कोकेन हर रोज स्मगलिंग करता था। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि पाब्लो एस्कोबार था। इन्फॉर्मेटिव की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। इसका पूरा नाम था पाब्लो एमिलो एस्कोबार गवेरिया। ये शख्स अपनी टीन एज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में ही लग गया था, जैसे बाइक्स या गाड़ियां चोरी करना, लेकिन इसके अंदर पैसे की भूख ज्यादा थी। जब इसे पता चला कि यूएसए के अंदर कोकेन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो इसने स्क्रैप के इस्तेमाल से एक प्लेन और एक एयर स्ट्रिप बनाया, जिसके थ्रू वो ड्रग्स को अमेरिका तक पहुंचाया करता था। बस यहीं से शुरुआत हुई दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड पाब्लो की। पाब्लो बहुत चालाक था। ये कानून को हमेशा आसानी से चकमा दे देता था। ये प्लेन के टायर्स में कोकेन भर कर उन्हें खुद अमेरिका तक उड़ा कर लेकर जाना। इसके साथ उसने और अलग अलग तरीके अपनाए, जैसे मछलियों के पेट में कोकेन भर कर स्मगलिंग करना और कई इस तरह के तरीके। यहाँ तक कि इसने अपनी सबमरीन्स भी खरीद ली थी। इस टाइम तक पाब्लो का ड्रग ट्रेड इतना फ्लरिश हो चुका था कि वो डेली 15 टन कोकेन सप्लाई किया करता था। कहा जाता है पाब्लो 400 करोड़ कमाता था पर डे। इसका एक ही रूल था, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी, पर अगर तुम मेरे खिलाफ हो तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जिंदा नहीं रहने दूंगा। और यही है प्लाटा और प्लोमो, यानी पैसा और मौत। इसके चलते मेडलिन का हर पुलिस वाला पाब्लो की जेब में था। वो अपने पायलट्स को करीब 4 करोड़ रुपए देता था पर डिलीवरी के। वो एम्प्लॉइज से एक ही बात कहता था, तुम मेरे पैसे और मेरे माल का ख्याल रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पाब्लो ने पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए मेडलिन में कई स्कूल्स, चर्चेज और फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए, जिसकी वजह से उसने लोगों की नजर में खूब नाम कमाया। इस सब के पीछे पाब्लो का असली मकसद कुछ और ही था। वो चाहता था कि वो लोगों के बीच पॉपुलर हो जाए और उसे सपोर्ट मिले, जैसे कि इलेक्शंस जितवाना और कई तरह की सपोर्ट्स। और पॉलिटिशियंस तो पहले ही उसके पेरोल पर ही थे। इसकी वजह से एस्कोबार के लिए 1982 में कोलंबिया की कांग्रेस के दरवाजे खुल गए, जिसे पाब्लो को पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी मिल चुकी थी, मतलब कि उसे उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल चुकी थी। पाब्लो पॉपुलैरिटी गेन करने में कामयाब रहा और साथ ही अपने मकसद में भी कामयाब हो चुका था। 1984 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाब्लो की कहानी पूरी तरह बदल दी। रोड्रिगो लारा बोनेला, ये नाम पाब्लो की हिस्ट्री में बहुत खौफनाक अहमियत रखता है। ये कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर थे। वो पाब्लो की क्रिमिनल हिस्ट्री सब लोगों के सामने लाए और रोड्रिगो ने इस बात का सबूत भी दिया कि एस्कोबार फुटबॉल में भी इल्लीगल डीलिंग्स करता था। इन सब सबूतों की वजह से पाब्लो ने जो फेम कमाया था वो पानी में मिल गया। एम्बैरेसमेंट और बात को वहीं खत्म करने के लिए पाब्लो ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। उस दिन की बेइज्जती ने पाब्लो के अंदर बहुत गुस्सा पैदा कर दिया और उस गुस्से ने पाब्लो एस्कोबार और कोलंबिया की कहानी को बदल के रख दिया। एक दिन जब रोड्रिगो अपने ऑफिस से निकले तो 2 लोग उन्हें ट्रैक कर रहे थे। पीछे बैठे लड़के ने अपनी राइफल निकाली और रोड्रिगो पर गोलियां बरसा दी। इस बार एस्कोबार ने हद पार कर दी थी। उसने कोलंबियन सरकार से जंग छेड़ दी थी और यहीं से वो बना दुनिया का सबसे पहला नार्को टेररिस्ट। 18 अगस्त 1989 कोलंबिया के इलेक्शंस में कैंडिडेट लुइस गैलन ने एस्कोबार को अमेरिकन एक्स्ट्राडाइट करने की बात की, जिसकी रिटेलिएशन में पाब्लो ने उन पर हमला कर दिया। पहला हमला तब हुआ जब गैलन अपनी एक ट्रेल पर थे और उन पर एक आरपीजी मिसाइल अटैक हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए। पर कुछ हफ्तों बाद अपनी रैली के बीच जब वो स्टेज पर थे तो किसी ने उन पर हमला करके उनका भी मर्डर कर दिया। दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड कैंडिडेट गवर्नमेंट को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हो। 1989 के उस साल के 3 महीने के बीच एस्कोबार ने एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का बड़ी पब्लिक में मर्डर कर दिया और दूसरी तरफ अटेम्प्टेड मर्डर, एक प्लेन को ब्लास्ट कर दिया। इसके साथ उसने एक पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी ब्लास्ट करवाया, जिसमें 45 लोगों की मौत हुई और करीब 400 लोग जख्मी हुए। इन सब इंसिडेंट के बाद एस्कोबार का खौफ लोगों के अंदर बैठ गया। कोई भी पाब्लो से पंगा नहीं लेना चाहता था। उसने अपनी हिटमैन की एक फौज तैयार की जिसे वो सिकारियोस कहता था। इनकी सिर्फ एक ही ड्यूटी थी कि ढूंढ ढूंढ कर खास पुलिस ऑफिसर्स को मारना है।
हर मर्डर पर इन्हें $700 दिए जाते थे। अब पाब्लो को लोगों की जान लेने में मजा आने लगा था। कोई भी पाब्लो के खिलाफ आवाज उठाता तो पाब्लो उसे अपने रास्ते से हटा देता, चाहे फिर वो कोई पॉलिटिशियन हो, रिपोर्टर हो, लॉयर हो या उसके दोस्त हो। पाब्लो किसी पर भी रहम नहीं दिखाता था। पाब्लो छुप कर हमला नहीं करता था, वो अपने हर मर्डर के थ्रू अपनी एनिमीज को एक मैसेज देता था। अब पाब्लो सिर्फ कोलंबिया ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुका था। इस वक्त उसके सर पर अमेरिकन गवर्नमेंट का खतरा भी मंडरा रहा था, क्योंकि अमेरिका में 90% कोकेन एस्कोबार ही सप्लाई कर रहा था। कोलंबिया ने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी एक्स्ट्राडाइट साइन की जिसमें पाब्लो खुद को अरेस्ट करवाएगा, लेकिन इससे बचने के लिए उसने कोलंबिया सरकार का $10 बिलियन का कर्ज उतारने की ऑफर भी करवाई, जिसे कोलंबियन सरकार ने ठुकरा दिया। जब इनमें से कुछ भी वर्क नहीं हुआ तो 1991 में एस्कोबार ने अपने आप को पब्लिकली सरेंडर कर दिया, बट विद अ कैच। उसने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को खत्म कर दिया जाए और दूसरी कि वो अपना जेल खुद बनाएगा। सरप्राइजिंगली उसकी दोनों शर्तों को मान लिया गया। एक क्रिमिनल को बचाने के लिए कोलंबिया देश का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा। दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई क्रिमिनल अपना जेल खुद बना रहा था। इस जेल का नाम था अल कैथेड्रल। इस जेल में वो फैसिलिटीज अवेलेबल थी जो आजकल के अमीर ज़ादों के घरों में भी अवेलेबल नहीं होती। वक्त के साथ साथ अल कैथेड्रल को उसके सिकारियों ही गार्ड करने लगे। अब अल कैथेड्रल एक जेल नहीं बल्कि एक किला बन चुका था। पाब्लो की क्राइम्स कम नहीं बल्कि बढ़ने लगे और हालात इतने खराब होने लगे कि 1992 में कोलंबिया को मर्डर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा गया। उस साल करीब 27,000 लोगों की मौत हुई थी, जिसके 2 बड़े रीजंस थे, एक तो सिविल वॉर और दूसरा पाब्लो एस्कोबार। इन सब की वजह से कोलंबिया पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ते जा रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब एस्कोबार को रोकना ही पड़ेगा। उन्होंने अमेरिकन DEA यानी कि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी के साथ मिलकर एक खास टास्क फोर्स तैयार की, लेकिन पाब्लो ने इसी टास्क फोर्स का यूज किया जेल से भागने के लिए। जब टास्क फोर्स के 2 ऑफिसर्स पाब्लो से जेल में मिलने गए तो पाब्लो ने उन्हें बुरी तरह मार कर उन्हें बंदी बना लिया, जिसे यूज करके वो जेल से भागने में कामयाब हो गया और अल कैथेड्रल को पहले ही उसके सिकारियाज गार्ड कर रहे थे। यहीं से शुरू हुआ बिल्ली और चूहे का खेल। पाब्लो अपनी फैमिली को लेकर पूरे कोलंबिया में भाग रहा था और डर डर की ठोकरें खा रहा था। उसी टाइम पाब्लो की बेटी की ठंड से बस हो गई थी। उसके पास कोई चीज नहीं थी जो उसकी बेटी को उस ठंड से बचा सके, तो उसने $2 मिलियन कैश चला दिया सिर्फ अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए। आखिर एक दिन अपने बेटे को एक फोन कॉल करते हुए पाब्लो की लोकेशन ट्रेसी गई। एक बड़े चेज के बाद फाइनली 2 दिसंबर 1993 को अपने बर्थडे के एक दिन बाद पाब्लो एस्कोबार की मौत हो गई। ही वॉज शॉट डेड बाय कोलंबियन ट्रूप्स। हालांकि कई लोग इंक्लूडिंग पाब्लो के बेटे का ये मानना है कि ये सब झूठ था और पाब्लो ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। पाब्लो एस्कोबार ने अपने करियर में कितने पैसे और कितनी जानें ली, इसका हिसाब किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि वो दुनिया का 7th रिचेस्ट मैन था। उसकी पीक पर उसकी नेटवर्थ $30 बिलियन थी। इसके अलावा माना जाता है पाब्लो ने 6,000 से 4,000 के दरमियान लोगों की जान ली थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पे भरपूर प्यार दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इन्फॉर्मेटिव्स आपसे इजाजत चाहता है। मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में।